नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आरएम क्लासेस में। मैं हूं नमन परसाई और आज हम डिस्कस करने वाले हैं यूरोप की नदियों के बारे में। क्या पढ़ने वाले हैं? यूरोप की नदियों के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसके पहले हमने यूरोप महाद्वीप का पार्ट 1 पढ़ लिया है, ये हमारा पार्ट 2 है, काफ़ी महत्वपूर्ण है। जितनी भी इसमें नदियाँ हैं सभी को हम लोग गूगल अर्थ के माध्यम से पढ़ने वाले हैं, इसलिए आप सभी को ध्यान से पढ़ना है और हो सके तो आपके सामने वर्ल्ड मैप होना अति आवश्यक है, तभी आपको आज का टॉपिक समझ में आएगा और याद करने में भी आपको आसानी होने वाली है। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि यूरोप कहाँ पर आता है। देखो, ये आपका एशिया है, ये अफ्रीका है और इन दोनों के बीच में आता है यूरोप। बात क्लियर है? चलिए, और मैंने आपसे कहा था कि यूरोप और एशिया के मध्य में यूराल पर्वत आता है। ये आपका यूराल पर्वत है। यूराल पर्वत जो है वो एशिया को या यूरोप को एशिया से अलग करता है, यानी यूराल पर्वत के पश्चिम में यूरोप है और यूराल पर्वत के पूर्व में एशिया है। ये आपको क्लियर है? यहाँ पर कैस्पियन सागर और ब्लैक सी जो है ये यूरोप और एशिया को अलग करते हैं और यहाँ पर भूमध्य सागर है जो कि यूरोप को अफ्रीका से अलग करता है। ये आपको क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अब बात करते हैं गूगल अर्थ के बारे में। थोड़ा सा मैप समझते हैं कि हम जो आज पढ़ने वाले हैं वो उसकी लोकेशन कहाँ पर है और हम जो देश आज हम पढ़ने वाले हैं, यानी कि जिन देशों की नदियां हम पढ़ने वाले हैं वो देश कहाँ पर आते हैं और उन देशों के आसपास कौन से सागर या कौन से चैनल हैं, कौन सी खाड़ी है जहाँ पर नदियाँ अपना जल गिराती हैं। चलो, ये भारत है। भारत के उत्तर पश्चिम यानी कि नॉर्थ वेस्ट में आगे बढ़ेंगे। यहाँ अफगानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अजरबैजान। यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कैस्पियन सागर है, यहाँ पर काला सागर है जहाँ पर नदियाँ अपना जल गिराती हैं और यहाँ पर देखेंगे आप, यहाँ पर भूमध्य सागर है यानी मेडिटेरेनियन सी यहाँ पर है। चलो, तो ये एशिया वाला पार्ट है, ये अफ्रीका वाला पार्ट है और इनके बीच में यहाँ पर आता है यूरोप। यहाँ पर क्या आता है? यूरोप। इसको हमने पढ़ लिया था। चलिए, अब जो नदियां हम पढ़ने वाले हैं तो उनका संबंध किस देश से है उसको भी आज हम डिस्कस कर लेते हैं। चलो देखो, यहाँ पर आपका भूमध्य सागर है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ देखेंगे आप, यहाँ पर जिब्राल्टर जो संधि है, इसके ऊपर यहाँ पर स्पेन और पुर्तगाल है। यहाँ दो नदियां पढ़ने वाले हैं, ठीक है? ड्यूरो और टॉगस के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद में यहाँ फ्रांस है, यहाँ दो नदियां पढ़ने वाले हैं हम लोग, लॉयर और सी नदी के बारे में, ठीक? तो बेसिकली स्पेन और पुर्तगाल में जो नदियां बह रही है उसको पढ़ेंगे। स्पेन के ऊपर यहाँ फ्रांस है, ठीक? फ्रांस है, यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, ठीक? बात क्लियर है? इसके बाद में जो आपका फ्रांस है, इसके बाद में यहाँ आपका आता है जर्मनी, ठीक है? यहाँ देखो जर्मनी है, तो जर्मनी में यहाँ से 3 नदियां निकलती है, उनको डिस्कस करेंगे, ठीक? अब देखो आप, इसके बाद में यहाँ देखेंगे आप, ठीक? तो ये आपका स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, यहाँ पर आपका आता है पोलैंड। तो यहाँ पर भी 2 नदियां हम डिस्कस करेंगे आज, ठीक? अब देखो, जिन नदियों का उद्गम पोलैंड में होगा वो अपना जल कहाँ पर गिराएंगे? देखो, तो यहाँ पर बाल्टिक सी है, ठीक? तो इन यहाँ पर जो 2 नदियां पड़ेंगे वो अपना जल बाल्टिक सागर में गिराएंगे क्योंकि यहाँ पर बाल्टिक सागर ही है पास में और इसका जो ढलान है वो भी बाल्टिक सागर की ओर है, ठीक? अब देखो, यहाँ पर आपका जर्मनी पड़ रहा है, तो जर्मनी में यहाँ पर आपका आता है नॉर्थ सी, यहाँ पर उत्तरी सागर है। भाई, जो आपका जर्मनी है इसके उत्तर में उत्तरी सागर है, सिंपल है। अब जिस नदी का उद्गम यहाँ पर होगा वो अपना जल उत्तरी सागर में गिरा देंगी, सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत की बात नहीं। और जिस नदी का उद्गम फ्रांस में होगा, भाई जिसका उद्गम फ्रांस में होगा, अब देखो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर तो नॉर्थ सी है, यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर क्या है? यहाँ पर आता है इंग्लिश चैनल। क्या आता है? इंग्लिश चैनल। कहाँ आता है? यूके और फ्रांस के बीच में आता है इंग्लिश चैनल। तो जिस नदी का उद्गम यहाँ पर होगा, जैसे आपकी सीन नदी है, तो सीन का उद्गम, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, सीन का उद्गम फ्रांस में होता है और ये पेरिस होती हुई इंग्लिश चैनल में अपना जल गिराती है। इस प्रकार से नदी जो है अपना जल गिराएगी, ठीक? तो यहाँ पर क्या है? पुर्तगाल, स्पेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड। यहाँ पर बाल्टिक सागर है, यहाँ पर उत्तरी सागर, यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, ठीक? अब देखो यहाँ पर इटली है, तो यहाँ पर भी आज हम पढ़ने वाले हैं। तो इटली जो है, अब देखो इटली देख पा रहे हैं आप? अब देखो यहाँ कुछ पर्वत हैं, उनको पढ़ लेते हैं जिनसे आपको समझने में। अब देखो ये इटली है, देखो देख पा रहे हैं आप, ये आपका भूमध्य सागर है। तो इटली के उत्तर में यहाँ पर एक विशाल पर्वत का विस्तार है जिसका नाम है आल्प्स पर्वत। क्या नाम है इसका? आल्प्स पर्वत, ALPS,
आल्प्स पर्वत, ठीक है। तो इटली के उत्तरी भाग में यहाँ पर आल्प्स पर्वत का विस्तार है, यहाँ से भी कई नदियां निकलती हैं। जैसे यहाँ से उत्तर में निकलती है आपकी राइन रिवर निकलती है, कौन सी, राइन एच, और यहां से पो नदी निकलती है, कौन सी निकलती है, पो नदी, ठीक। तो बेसिकली इटली के उत्तरी भाग में आल्प्स पर्वत का विस्तार है, यहां से कई नदियों का उद्गम होता है। वो कौन सी नदियां हैं उनको आगे हम डिस्कस करेंगे। चलो अब इसके बाद देखें जरा इसमें, ठीक है। अब देखो, अब जर्मनी है, देखा, ये देखो आप, सॉरी, जो आपका जर्मनी है ये देखो आप, ठीक। अब जर्मनी देखो आप, अब देखो ध्यान से देखो, यहाँ पे ये जर्मनी है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ब्लैक सी है। अब देखो जर्मनी से एक नदी का उद्गम होता है, वो कहाँ से होता है वो समझो आप। देखो जर्मनी में यहाँ पर है आपका ब्लैक फॉरेस्ट, देख पा रहे, ये ब्लैक फॉरेस्ट है, यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है, ठीक। देखो यहाँ पर कौन सा पर्वत है, यहाँ पर आल्प्स पर्वत है पूरे क्षेत्र में, यहाँ पूरे क्षेत्र में आल्प्स पर्वत है, और यहाँ पर आपका ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है। कौन सा है, ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन। तो यहाँ से एक नदी का उद्गम होता है जिसका नाम है डैन्यूब नदी। क्या नाम है, डैन्यूब नदी, जो कि 10 देशों से होकर गुजरती है। ये अच्छा क्वेश्चन है। तो डैन्यूब नदी जो है बेसिकली यहाँ से निकलती है, जर्मनी से निकलती है, जर्मनी के ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है, तो उसकी लोकेशन आपको पता होना चाहिए। तो जर्मनी के पश्चिम में यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट है, यहाँ से डैन्यूब निकलती है, और 10 शहरों में 10 देशों में बहती हुई बेसिकली ये ब्लैक सी में अपना जल गिराती है। तो उसकी लोकेशन आपको क्लियर है, ठीक। अब देखो आप, तो हमने क्या पढ़ लिया, हमने जाना भैया जो आपका यूरोप है, यूरोप के साइड में यहाँ पर अटलांटिक ओशन है, यहाँ पर पुर्तगाल है, यहाँ पर स्पेन है, फ्रांस है, जर्मनी है, पोलैंड है, यहाँ पर आपका देखेंगे आप, यहाँ पर बाल्टिक सागर है, उत्तरी सागर है, यहाँ पर आपका बिस्के की खाड़ी है यहाँ पर, ठीक। यहाँ पर इंग्लिश, यहाँ पर बिस्के खाड़ी है, यहाँ पर इंग्लिश चैनल है, और इसके बाद में यहाँ पर इटली है, यहाँ पर आल्प्स पर्वत है, जर्मनी के साइड में यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट है, यहाँ पर ब्लैक सी है, ठीक। इतना आपको क्लियर है। चलो अब इसके बाद में अब बात करते हैं जो आज हम पढ़ने वाले। चलो आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं पीपीटी पे, ठीक। तो हमने लोकेशन समझ ली है, जिन देशों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं उनको हमने समझ लिया। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा इसमें मुद्दे पे आते हैं, अब पढ़ेंगे नदियाँ। चलो सबसे पहले जो आप देश पढ़ने वाले हैं वो आपका है पोलैंड। अब देखो आप, ये पोलैंड में 2 नदियां बहती हैं, कौन कौन सी, यहां सबसे पहले आप बात करेंगे ओडेर के बारे में। 2 नदियां बह रही हैं, पहले आपकी ओडेर है और दूसरी है विस्तुला, ठीक। चलो अब क्या इसके बारे में क्या, देखो जो आपकी ओडेर नदी है ये कहाँ से निकल रही है, ये देखो कहाँ से निकल रही है, ये बेसिकली चेक रिपब्लिक से निकल रही है, और ये जो बेसिकली पोलैंड में बहती हुई, यहाँ देखो आप ऐसे आती है, ठीक। यहाँ बहती हुई ये आपका पोलैंड है, और ये क्या, जर्मनी है, ठीक, जर्मनी है। तो जो बेसिकली जो ओडेर नदी है वो चेक गणराज्य से निकलती है और पोलैंड में होती हुई फिर पोलैंड और जर्मनी की सीमा बनाती हुई ये बेसिकली बाल्टिक सागर में अपना जल गिराती है। ये आपको क्लियर है। तो जो ओडेर नदी है ये जर्मनी और पोलैंड के बीच में सीमा का निर्माण करती है। कौन सी नदी ऐसी है जो पोलैंड और जर्मनी के मध्य में सीमा का निर्माण करती है, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक। अब देखो इसके आगे बढ़ते हैं, इसके आगे कौन सी नदी है, इसके आगे है विस्तुला रिवर, ठीक। चलो इसके आगे है विस्तुला रिवर। अब देखो जो आपकी विस्तुला रिवर है इसकी थोड़ी बात करें हम लोग, तो देखो ये पोलैंड से निकल रही है, यहां से निकल रही है, इस प्रकार से बह रही है, ठीक। और अब देखो जरा ये इस प्रकार से बहती हुई बाल्टिक सागर में अपना जल गिराती है, ये आपको क्लियर है, ठीक। और यहाँ पर इसकी राजधानी वार्सा भी यहीं पर है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जर्मनी के बारे में। जर्मनी से 3 नदियां निकलती है, जर्मनी बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलो अब ये आपका जर्मनी आ गया। अब ये जर्मनी से यहाँ पर 3 नदियां निकलती हैं, एक तो आपके सामने देखो, और कौन कौन सी नदियां हैं, एक तो आपकी एल्बे नदी है, कौन सी है, जो कि चेक रिपब्लिक से निकलती है, इसका नाम है एल्बे नदी, ठीक। इस प्रकार से बहती है और ये उत्तर पश्चिम दिशा में बहती है जर्मनी के, और यहाँ पर हैम्बर्ग ये बंदरगाह इसके बसा हुआ है, यहाँ बहती हुई उत्तरी सागर में अपना जल गिरा देती है। इसके बाद में एक नदी है आपकी राइन नदी, कौन सी है, राइन नदी। ये स्विट्जरलैंड से निकलती है, ऐसे निकलती है, और फ्रांस जर्मनी होती हुई नीदरलैंड से निकलती हुई उसके बाद यहाँ पर अपना जो है अपना जल गिराती है। कहाँ पर गिराती है, यहाँ पर साइड में, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं।
इसके बाद में यहाँ पर एक नदी है डेन्यूब नदी, तो जर्मनी की यहाँ पर ब्लैक फॉरेस्ट है, यहाँ से निकलती है डेन्यूब, और ये यहाँ से निकलकर 10 देश में होती हुई काला सागर में अपना जल गिराती है। तो 3 नदी यहाँ से निकलती है, एल्बे, राइन और डेन्यूब नदी, ये आपको ध्यान रखना है जर्मनी से। चलो आगे बढ़ते हैं। तो 3 नदी पढ़ने वाले हैं, एल्बे, राइन और डेन्यूब नदी। चलो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एल्बे रिवर के बारे में। इसके बारे में देखो क्या फैक्ट है, देखो इसके बारे में पहले फैक्ट है, प्राग चेक गणराज्य से निकलती है, बिल्कुल सही बात है। ये देखो एल्बे जो है ये आपका चेक गणराज्य है, यहाँ से निकल रही है और आपका जो है आगे बढ़ रही है। इसके बाद में जर्मनी में बहती हुई उत्तरी सागर में गिरती है और मुहाने पर हैम्बर्ग जो बंदरगाह है इस पर मुहाने पर बसा हुआ है। तो हैम्बर्ग बंदरगाह कहां पर आता है, पहला क्वेश्चन, और किस नदी के मुहाने पर बसा हुआ है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक। और ये किस नदी का, यह जो आपकी एल्बे नदी है कहां पर अपना जल गिराती है, इसका आंसर है उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। इसके बाद में अगली नदी है राइन नदी। अब देखो मैंने आपसे कहा था कि जो राइन नदी है बेसिकली आल्प्स, आप देखो ये इटली दिख रहा है आपको, ये इटली है, इटली है। इटली के उत्तर में क्या है, इटली के उत्तर में यहां से लेकर पूरे यहां तक किस पर्वत का विस्तार है, ये बेसिकली आपका आल्प्स पर्वत का विस्तार है, इसका आल्प्स पर्वत का, ठीक है। अब देखो तो आपका जो आल्प्स पर्वत है क्या है, जो आपका आल्प्स पर्वत है यहां पर आपका आता है स्विट्जरलैंड आता है। तो आपका आल्प्स पर्वत है, तो स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत से राइन नदी का उद्गम होता है। इसके बाद ये जर्मनी, फ्रांस बहती हुई अंत अपना आगे अपना जल गिराती है। बात क्लियर है, ठीक। तो इसका उद्गम कहां से होता है, इसका उद्गम होता है स्विट्जरलैंड के आल्प्स पर्वत में इसका उद्गम होता है। बात क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बारे में क्या फैक्ट है भैया, इसके बारे में फैक्ट है कि यह स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलती है। ये देखो यहां पर पूरा आपके कौन सा पर्वत है, आप देखो ये पूरे में आल्प्स पर्वत है यहां से यहां तक, ठीक। तो स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से इसका उद्गम होता है, ये हमने पढ़ लिया। इसके बाद देखो आप, इसके बाद में ये यहां देखो ये आपका ऑस्ट्रिया है, ये स्विट्जरलैंड है, यहां पर फ्रांस है, जर्मनी वाला पार्ट है, यहां पर नीदरलैंड है, यहां पर आपका समाप्त हो रही है, ठीक। अब देखो आगे का लिखा इसमें, यह स्विट्जरलैंड में आल्प्स पर्वत से निकलती है। इसके बाद में इसकी लंबाई 700 मीटर है, 700 मील है सॉरी। इसके बाद ये स्विट्जरलैंड और ऑस्ट्रिया, उसके बाद जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा बनाती है, सीमा का निर्माण करती है, देखो यहां से निकल रही है। इसके बाद में ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में सीमा बना रही है। इसके बाद आगे बढ़ेगी, यहाँ पर आपका जर्मनी या फ्रांस है, तो जर्मनी और फ्रांस के बीच में सीमा बनाती हुई आगे बढ़ रही है। बात क्लियर है, ठीक। अब देखो आसमान आगे क्या है, तत्पश्चात जर्मनी एवं नीदरलैंड में बहती हुई उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। यहां से आल्प्स पर्वत में निकल रही है, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड के बीच में सीमा बनाती हुई आगे बढ़ती है, फिर जर्मनी और फ्रांस के मध्य में सीमा बनाती है। इसके बाद में जर्मनी और नीदरलैंड बहती हुई ये उत्तरी सागर में अपना जल गिराती है। इसके मुहाने पर रॉटरडम बंदरगाह है जो कि काफी फेमस है, काफी महत्वपूर्ण है। देखो इसे कोयला रिवर भी कहते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे कोयला रिवर भी कहा जाता है, किसको, राइन नदी को। चलिए इसके बाद देखें, विश्व का सबसे अधिक व्यापार करने वाला बंदरगाह में से एक रॉटरडम बंदरगाह इसी नदी के मुहाने पर आता है। बात क्लियर है, तो कहां से निकल रही है और किसके मध्य में सीमा का निर्माण कर रही है, ये आपको ध्यान से पढ़ के आगे चलते जाना है। चलो अब देखिए अगला आपका नदी है डेन्यूब नदी, इसको ध्यान से पढ़ना है। देखो ये कहां से निकल रही है, ये जर्मनी कहां पर, इसको पढ़ लिया। तो जर्मनी में ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत, देखो साइड में देखो यहाँ पे ये आपका जर्मनी है, ठीक। यहां पर तो जर्मनी के बेसिकली यहां पर ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत है, तो यहां से निकल रही है और ये बेसिकली ब्लैक सी में अपना जल गिराती है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। अब देखो जरा, ब्लैक फॉरेस्ट से निकलती है जर्मनी में और 10 देशों से होकर निकलती है, और इन 10 देशों की, जो आपके 10 देश हैं, तो इन 10 देशों की 5 राजधानियों से होकर गुजरती है, ठीक। तो विश्व की एकमात्र ऐसी नदी है जो 10 देशों से होकर गुजरती है या फिर 5 राजधानियों से होकर गुजरती है, ठीक। काला सागर में अपना जल गिराती है। चलो आगे बढ़ते हैं, देखो जरा इसमें। अब देखो जो आपका ब्लैक फॉरेस्ट कहां पर है, देखा अभी हमने, यहां पर स्पेन है, यहाँ फ्रांस है, फ्रांस के जर्मनी है, तो जर्मनी के साइड में दक्षिण पश्चिम में यहां देखो आप, यहां पर आपका ब्लैक फॉरेस्ट है, ठीक है, और यहां पर आपका आता है ब्लैक सी। अब देखो आगे बढ़ते हैं। चलो अब भैया देखो ऐसा है
हमको जानना है कि वो 10 देश कौन से हैं जहां से, देखो यहां जर्मनी है ना, ये आपका, यहां जर्मनी है और यहां साइड में इसके ब्लैक फॉरेस्ट है, ये ब्लैक फॉरेस्ट माउंटेन है, ये बात तो पता लग गई हमको। अब देखो आप जरा, यहां पर क्या है, यहां पर ब्लैक सी है, या क्या है, ब्लैक सी। तो इन दोनों के मध्य में करीबन ये 10 देशों से होकर, कितने, 10 देशों से होकर गुजरती है। तो वो 10 देश कौन से हैं उनको हमको पढ़ना है। देखो, तो जर्मनी से निकल रही है, तो आपका फर्स्ट, पहला आपका देश जर्मनी हो गया, तो पहला आपका हो गया जर्मनी। दूसरा है, देखो यहां से निकल रही है, इस प्रकार से बह रही है, ठीक है। अब देखो, तो पहला जर्मनी हो गया, तो पहला आपका हो गया जर्मनी। दूसरा हो गया आपका ऑस्ट्रिया, कौन सा हो गया, ऑस्ट्रिया, ठीक। तीसरा हो गया आपका स्लोवाकिया, कौन सा हो गया, स्लोवाकिया, क्लियर है बात। फिर आपका हो गया हंगरी, ठीक है। तो 1 2 3 4 हंगरी। इसके बाद में आपका पांचवा हो गया, क्या लिखूं उसको, ऐसे लिख दो, क्रोएशिया, कौन सा, क्रोएशिया, इसकी बाउंड्री रख दी है, ठीक है। इसके बाद आपका आता है सर्बिया, कौन सा आता है, सर्बिया, ठीक है, सर्बिया आ गया। इसके बाद में आता है बुल्गारिया, कौन सा आता है, बुल्गारिया। फिर आता है रोमानिया, कौन सा आता है, रोमानिया, ठीक। इसके बाद में आता है आपका मालडोवा, और अंत में आता है यूक्रेन। तो ये पहला देश कौन सा है इस नदी का, जहां से उद्गम होता है, तो पहला देश आपका जर्मनी है। और ब्लैक सी के पहले, उसके पहले कौन सा देश आता, अंतिम देश कौन सा है, तो अंतिम देश आपका यूक्रेन हो गया, ठीक, यूक्रेन हो गया, ठीक। तो 10 देश कौन से हो गए आपके, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, उसके बाद कौन सा आ गया आपका, जर्मनी, ऑस्ट्रिया, फिर आपका है स्लोवाकिया, ठीक, हंगरी, क्रोएशिया, सर्बिया, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा और यूक्रेन। ये 10 देश है जहां से ये होकर गुजरती है। चलो आगे बढ़ते हैं, आपको बात क्लियर है आपको, चलो अब देखें जरा, इसमें सबसे पहले जर्मनी है, फिर आपका ऑस्ट्रिया है, फिर स्लोवाकिया है, इसके बाद में हंगरी है, ठीक, इसके बाद क्रोएशिया है, सर्बिया है, बुल्गारिया, रोमानिया, मोल्डोवा और यूक्रेन। अब ये इन देशों की, पहला तो आपका था कि कौन से देश हैं, अगला क्वेश्चन था कि इन देशों में से कौन से ऐसे देश हैं जिनकी राजधानियों में से होकर ये गुजरती है, ठीक। तो 5 देश हैं जिनकी राजधानी, जिनकी कैपिटल से होकर ये नदी गुजरती है। कौन कौन से हैं, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, उसके बाद सर्बिया, बुल्गारिया। देखो जरा इसमें, ऑस्ट्रिया, स्लोवाकिया, हंगरी, सर्बिया और रोमानिया। तो जो आपकी ऑस्ट्रिया है, इसकी राजधानी क्या है, जो ऑस्ट्रिया है इसकी राजधानी है आपकी वियना, लिख रहा हूं मैं, वियना, ठीक। जो आपकी स्लोवाकिया, इसकी राजधानी है ब्राटिस्लावा, क्या है, ब्राटिस्लावा, ठीक। जो आपका इसके बाद अगला हंगरी है, इसकी राजधानी है बुडापेस्ट, क्या है, बुडापेस्ट। इसके बाद अगला आपका सर्बिया है, तो सर्बिया की राजधानी क्या है, बेलग्रेड, कौन सी है, बेलग्रेड। इसके बाद रोमानिया है, तो उसकी है बुखारेस्ट, क्या है, बुखारेस्ट, बुखारेस्ट, ठीक। अब देखो 10 देश कौन से हैं मालूम कर लिया, 5 देश कौन से हैं जिनकी राजधानी से होकर गुजरती है, तो भैया ऑस्ट्रिया, वियना इसकी राजधानी है, स्लोवाकिया इसकी राजधानी ब्राटिस्लावा। तो बेसिकली 5 राजधानियां हैं, वियना, ब्राटिस्लावा, बुडापेस्ट, ठीक, बेलग्रेड और बुखारेस्ट। ये 5 राजधानियां हैं जिनसे होकर गुजरती है, और ये 10 देश है। बात क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। अब इसको मैप में समझने का प्रयास करते हैं। देखो यहां पर आपका हंगरी दिख रहा है आपको, ये हंगरी है, यहाँ निकल रही है। इसके बाद देखो यहाँ से जर्मनी दिख रहा है आपको, ये जर्मनी यहाँ से निकल रही है, ठीक है। देखो जर्मनी है ये,
जर्मनी है, इसके बाद में आपका ऑस्ट्रिया आ गया, ठीक, इसके बाद स्लोवाकिया आ गया, इसके बाद में हंगरी आ गया, देखो यहाँ पर साइड में क्रोएशिया, यहाँ पर क्रोएशिया की बाउंड्री आ गई, ठीक, इसके बाद देखो सर्बिया आ गया, देख रहा सर्बिया आ गया, इसके बाद आपका आ गया बुल्गारिया, देख रहा आप ये बुल्गारिया, बुल्गारिया आ गया, फिर आपको रोमानिया आ गया, यहाँ मालडोवा आ गया, देखो ये मालडोवा आ गया, यहाँ पर आगे यहाँ यूक्रेन आ गया, ठीक है, यहाँ पर आपका ब्लैक सी है, ठीक। चलो, इसको मैप में पढ़ना अति आवश्यक है, इसलिए मैंने उसको काफ़ी फोकस किया इस पर। चलो, अगला आपका देश है फ्रांस। यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, वो कौन सी हैं? यहाँ से दो नदियाँ निकलती हैं, पहले आपकी लॉयर है, एक आपकी लॉयर है और दूसरी है सीन नदी। सीन काफ़ी फेमस है, लॉयर उतनी फेमस नहीं है। तो सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सीन के बारे में, कहाँ से निकल रही है, क्या सारी बातें। तो आपकी जो सीन नदी है इसकी बात करें तो सीन नदी की बात देखो, ये फ्रांस के मध्यवर्ती पठार से होकर निकलती है। जो आपका फ्रांस है, देख रहे हैं आपको फ्रांस, तो फ्रांस के मध्यवर्ती पठार से होकर गुजरती है और देखिए इसको, और ये फ्रांस के उत्तर पश्चिम भाग में बहती हुई, फ्रांस के उत्तर पश्चिम में बहती हुई इंग्लिश चैनल में अपना जल गिराती है। मैंने आपसे कहा था कि यूके और फ्रांस के बीच में कौन सा चैनल है? इंग्लिश चैनल है। तो बेसिकली ये फ्रांस में उसके मध्यवर्ती पठार से निकलती है और पेरिस होती हुई इंग्लिश चैनल में अपना जल गिराती है। नदी कहाँ से निकल रही है, कहाँ जल गिरा रही है, आपको ध्यान रखना है। और देखें पेरिस जो है इसी के तट पर स्थित है, क्वेश्चन पूछा गया है। चलो, अगली आपकी नदी है लॉयर नदी, देख रहे हैं आपको, ये देखो ये आपकी लॉयर नदी है और ये बे ऑफ बिस्के में अपना जल गिराती है। अब देखिए जरा इसमें, ये बेसिकली जो लॉयर नदी है फ्रांस में बहती है, इसके पश्चिमी दिशा में बहती है, किनारे पे, इसके किनारे नॉन्टिस, देखो इसके किनारे नॉन्टिस बंदरगाह आता है जो कि कागज उद्योग के लिए फेमस है, नॉन्टिस बंदरगाह लॉयर नदी। चलो, अब देखें इसमें, इसके मुहाने ये कहाँ पर अपना जल गिराती है? तो भैया बे ऑफ बिस्के में अपना जल गिराती है। और जो सी नदी है वो वो इंग्लिश चैनल में अपना जल गिराती है। बात क्लियर है? चलो, इसके बाद देखिए अगला आपका जो नदी है वो दो नदी है। मैंने आपसे कहा था स्पेन पुर्तगाल, आपको ध्यान होगा। यहाँ पर आपका अफ्रीका आ गया, ये अफ्रीका वाला पार्ट है। यहाँ पर जिब्राल्टर जैसे, देखो यहाँ पर क्या है, देखो ध्यान रखो, याद करो, यहाँ पर क्या अफ्रीका है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है जिब्राल्टर जल संधि, ध्यान है आपको, पढ़ चुके हम लोग, ठीक। चलो, खैर आपका काम करता नहीं है अभी। तो ये देखो आपका स्पेन पुर्तगाल है, तो यहाँ से दो नदियाँ निकल रही हैं, एक का नाम है ड्यूरो, एक ड्यूरो है, और एक का नाम है बेसिकली टॉगस नदी। तो दोनों ही नदी स्पेन से निकल रही हैं और पुर्तगाल में होती हुई अटलांटिक ओशन में अपना जल गिरा रही हैं, ठीक। जो आपका फ्रांस है, स्पेन है, तो दोनों ही का उद्गम स्पेन से हो रहा है, टॉगस और ड्यूरो का, और दोनों ही पुर्तगाल होती हुई बेसिकली अटलांटिक ओशन में अपना जल गिरा रही हैं। ये आपको बात क्लियर है? और जो आपकी टॉगस नदी है, जो टॉगस रिवर है, इसके मुहाने पर लिस्बन आता है जो कि पुर्तगाल की राजधानी है। तो पुर्तगाल की राजधानी लिस्बन किस नदी के किनारे बसी हुई है? आंसर क्या है? टॉगस नदी के किनारे आती है, ठीक। तो टॉगस और ड्यूरो का संबंध है स्पेन और पुर्तगाल से, अटलांटिक ओशन में अपना जल गिरा रही हैं, ये आपको ध्यान रखना है। चलो, इसके बाद में ये आपका स्पेन आ गया। चलो, ड्यूरो और टॉगस हमने पढ़ लिया। अब बात करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते हैं, अब बात करेंगे इटली के बारे में। तो इटली के उत्तरी क्षेत्र में आल्प्स पर्वत का विस्तार है। किसका है? आल्प्स पर्वत का विस्तार है। देखो ये इटली देख रहे हैं आप, ये इटली है, इसके उत्तरी क्षेत्र में आल्प्स पर्वत का विस्तार है, यहां से यहां तक, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया और स्लोवानिया का विस्तार है, ठीक। तो यहां से यहां के पड़ा में, यहां कौन सी निकल रही थी? यहां थी आपकी राइन नदी, यहां से निकली थी राइन रिवर। अब कौन सी निकलेगी यहां से? आप क्या पढ़ने वाले हैं? अब देखो, इसके यहां से एक नदी निकलती है, इसका नाम है पो रिवर, और एड्रियाटिक सागर में अपना जल गिराती है। यहां से पढ़ेंगे हम लोग पो के बारे में। अब पढ़ेंगे हम लोग पो नदी, जो कि आल्प्स पर्वत से निकलती है, उसका उद्गम होता है और एड्रियाटिक सागर में अपना जल गिराती है, इटली होती हुई। चलो, इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं भैया, आ जाओ। इटली की बात हो रही है। अब देखो यहाँ पे, अब देखो पो नदी है, आल्प्स पर्वत से निकलती है, इटली में बहती हुई एड्रियाटिक सागर में वेनिस की खाड़ी में गिरती है। तो देखो यहाँ पर आल्प्स पर्वत का विस्तार है और यहाँ पर इटली से होती हुई पो नदी, देखो आपकी दिख रही है आपको, ये देखो ये पो नदी दिख रही, ये पो नदी है, ये इटली होती हुई एड्रियाटिक सागर में, यानी यहाँ पर वेनिस की खाड़ी है। यहाँ क्या है? यहाँ पर वेनिस की खाड़ी है। तो जो पो नदी है ये बेसिकली इटली होती हुई वेनिस की खाड़ी में, यानी एड्रियाटिक सागर में अपना जल गिराती है। ये आपको क्लियर हो गया?
अब देखें जरा इसमें, इटली की गंगा, इसे इटली की गंगा भी कहा जाता है, तो किसे क्या बोलते हैं आपको ध्यान होना चाहिए, ठीक। इसे इटली की गंगा भी कहा जाता है, किसको, पो नदी को। अब देखिए जरा इसमें, वेनिस शहर इसी के किनारे बसा, जो आपका वेनिस शहर है उसको बोलते हैं हम लोग एड्रियाटिक की रानी। देखो जरा इसमें, यहाँ पे देखो आप, देख पा रहे हैं आप, ये देखो इसके यहाँ साइड में ये पो नदी है, यहाँ देखो आप, यहाँ पर वेनिस बसा हुआ है, जिसे एड्रियाटिक की रानी कहा जाता है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं, अब इसमें इतना ही है, ठीक, तो इसमें पर्याप्त है। अब देखो अगला आपके सामने है लोम्बार्डी का मैदान, जो पो नदी का क्षेत्र है। देखो मैंने क्या पढ़ा अभी, देखो यहाँ देखो आप, सबसे पहले समझो जरा उसको, फिर आगे बढ़ जाएंगे हम लोग। ये जो पो नदी है ना, इस क्षेत्र में जो आपका इटली है, यहाँ पर पो नदी बह रही है, देखो दिख रही है आपको ये पो नदी। इस नदी क्षेत्र में, यहाँ इतने क्षेत्र में जो मैदान है उसको बोलते हैं लोम्बार्डी का मैदान। क्या बोलते हैं इसको, लोम्बार्डी का मैदान। देखो जरा इसमें, ये देखो आप, फिर देखो आप इसमें, ये देखो इटली है, ये आपका आर्थ पर्वत है। अब यहाँ देखो, ये जो आपकी यहाँ से निकल रही है पो नदी, निकल रही है इस प्रकार से, ये पो नदी है, तो पो नदी के क्षेत्र में यहाँ जो मैदान है उसको बोलते हैं लोम्बार्डी का मैदान। बात क्लियर है, क्या बोलते हैं उसको, लोम्बार्डी का मैदान, ठीक। तो क्वेश्चन अब कभी आपसे आके, लोम्बार्डी का मैदान कहाँ पर है, इटली में है, इसका संबंध किस नदी से है, इसका संबंध है पो नदी से, इसका संबंध है। तो भैया लोम्बार्डी का मैदान क्यों फेमस है, तो यहाँ सर्वाधिक मात्रा में गेहूं और चावल होते हैं, इसलिए इस मैदान को यूरोप की रोटी कहा जाता है। यूरोप की रोटी का कटोरा, सॉरी, यूरोप की रोटी का कटोरा ऐसे कहा जाता है। ये आपको क्लियर है, ठीक। तो कहाँ मैदान है, किससे संबंध है, और किस पर्वत के आसपास है, ये भी आपको ध्यान रखना है। चलो इसके बाद में इटली में एक और नदी है, इसका नाम है टिबेर नदी। ये देखो आप, ये आपकी टिबेर नदी है, ठीक है। आप देखो जो टिबेर नदी है ये इटली से निकलती है, और यहाँ पर देखो ये जो है यहाँ पर टिरहेनियन सागर में अपना जल गिराती है। कहाँ पर, टिरहेनियन सागर में, ठीक। जो टिबेर नदी है वो इटली में बहती है और टिरहेनियन सागर में अपना जल गिराती है, और इसके किनारे पर रोम और वेटिकन सिटी आते हैं। भाई रोम राजधानी है इटली की, और वेटिकन सिटी यहाँ पर देश है। तो जो टिबेर नदी है वो टिरहेनियन सागर में अपना जल गिराती है, इसके किनारे रोम और इटली आते हैं, तो रोम और वेटिकन सिटी आते हैं। चलो इसको थोड़ा पढ़ लेते हैं जरा, देखो तो टिबेर नदी इसके किनारे रोम शहर जो कैपिटल है इटली की, और वेटिकन सिटी, ठीक। ये उसका उद्गम, इसका जो अपना जल गिराती है टिरहेनियन सागर में अपना जल गिराती है। जो वेटिकन सिटी है ये वर्ल्ड की सबसे छोटा देश है। देखो अब देखो जरा आप, कहाँ देखो, जो वेटिकन सिटी है बेसिकली, जो आपकी वेटिकन सिटी है ये चारों ओर से इटली से घिरा हुआ है। तो जो वेटिकन सिटी है चारों ओर से इटली से घिरा हुआ स्थल आबद्ध देश है। कौन सा, स्थल आबद्ध, जो चारों ओर से घिरा उसको बोलते हैं स्थल आबद्ध। तो जो वेटिकन सिटी है तो इटली देश के चारों ओर से इसे घिरा हुआ है, सॉरी इटली देश ने इसको चारों ओर से घिरा हुआ है, इसके बीच में आता है वेटिकन सिटी। और किस शहर की सीमा में आता है, तो ये रोम शहर की सीमा में आता है। चलो क्या लिखा मैंने, क्या बोला आपसे कि चारों ओर से इटली देश से घिरा हुआ स्थल आबद्ध देश है, और ये रोम नगर की सीमा क्षेत्र में आता है, ठीक। तो कहाँ आता है, ये इटली देश के सेंटर में आता है और रोम शहर की सीमा में आता है। ये वर्ल्ड का, विश्व का सबसे छोटा देश है, ये आपको ध्यान रखना है, अच्छा क्वेश्चन बनेगा इससे। तो भैया हमने इसके बाद अगला आपकी नदी है वोल्गा नदी, वर्ल्ड की, विश्व की सबसे लंबी नदी है, सॉरी यूरोप की। अब देखो जरा इसमें, यहाँ पर देखो क्या है, ये आपका डैन्यूब नदी है। देखो यहाँ पर जर्मनी है, जर्मनी है, देखा आप, जर्मनी है। तो जर्मनी से एक नदी अभी पढ़ी हमने, इसका नाम है डैन्यूब नदी। तो डैन्यूब के साइड में यहाँ पर आपका आता है ये ब्लैक सी है, और ब्लैक सी के ऊपर यहाँ आपका आता है रशिया, ठीक। तो रशिया से एक नदी निकल रही है, इसका नाम है वोल्गा नदी, और इसका अंत हो रहा है, ये समाप्त हो रही है कैस्पियन सागर में। देखो जो डैन्यूब रिवर है वो जर्मनी से निकलती है और बेसिकली ब्लैक सी में अपना जल गिराती है, और जो वोल्गा नदी है वो रशिया से निकलकर कैस्पियन सागर में अपना जल गिरा रही है। इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अब देखो जो आपकी वोल्गा नदी है यूरोप की सबसे लंबी नदी है। कौन सी, वोल्गा नदी, रशिया में बहती है, वल्दाई की पहाड़ी से निकलती है और कैस्पियन सागर में अपना जल गिराती है। कहाँ से निकलती है, वल्दाई की पहाड़ी से निकलकर बेसिकली, और ये कैस्पियन सागर में अपना
जल गिराती है। ये आपको क्लियर हो गया। तो इतना हमने आज पढ़ लिया है, पर्याप्त है। ये देखो आप, ये रशिया है, यहाँ पर वल्दाई की पहाड़ी है और यहाँ से निकलकर कैस्पियन सागर में अपना जल गिरा रही है। तो भैया हमने यूरोप की नदियाँ अच्छे से पढ़ लिया है, बहुत ध्यान से पढ़ा है, काफ़ी मेहनत से पढ़ा है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपने अपने सामने मैप रखा होगा तो आपको समझने में आसानी हो पक्का हुई होगी। इसके बाद भी वीडियो आते रहेंगे, आप पढ़ते रहिए। तो अगला वीडियो वो जल्दी आने वाला, तब तक आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।